ये सब आपका पसीना है। जी जी जी। ये पसीना बता रहा है जी कि आपने आज हजारों की उस भीड़ में जी कैमरा और माइक लेके जो आवाज बुलंद की है, जो कैमरे में शॉट लिया है, जो लगातार आप सवेरे से खबरें, कभी आपकी स्क्रिप्ट बन गई है जिसमें पसीने की स्याही से आपने लिख दिया है कि आज हमने ये मेहनत की। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, कमाल की पार्टी है। अगर किसी को भाग्य पर भरोसा ना हो, नितिन नवीन को देख। ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, काम पे लग गए हैं, और इधर 200 चल रहा है। ये जुलाई है भैया, ये जुलाई में 200 चल रहा है। तो सितंबर में राहुल गांधी आएंगे, अक्टूबर में ताज होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपस में लड़ रहे हो। 403 सीट है, 203 तुम दे दोगे। जब 17 में 100 सीट के लगभग दी गई थी कांग्रेस को, तब तो तुम दो लड़के लड़ ना पाए थे। दूसरी ज्यादा बड़ी बात थी कि अखिलेश यादव की हालत ममता बनर्जी से ज्यादा खराब कर देंगे। अरे तुमने की है, कांग्रेस करके आई ममता बनर्जी का हाल बंगाल में। अरे भाजपा ने हराया है आपको, भाजपा को हराना अखिलेश यादव को ममता बनर्जी के जैसा हाल करके आप क्या जीत लो। रेडिंग भी अपने 403 लगाएगा। चलिए हमारा भी गठबंधन, आप राष्ट्रीय, लेकिन हम 403, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम कार्यकारी अध्यक्ष। योगी का उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रवास 2 दिनों का और तैयारी 2027 की। पदाधिकारियों के साथ ही नहीं, सांसदों विधायकों के साथ भी, और सबसे बड़ी बात, सहयोगी दलों के साथ क्या मंत्रणा, क्या रणनीति, क्या चक्रव्यूह बनाएंगे नितिन नवीन, बीएल संतोष और योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए। आज बात मनोज जी से इसी पर। सबसे बड़ी पार्टी है, दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नया नया संगठन बना है, जो नई टीम पंकज चौधरी की आई है 52 लोगों की, जिसमें सिर्फ 7 पुराने चेहरे, सब नए आए। नितिन नवीन भी अभी नए ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और उन्होंने रिजल्ट भी बेहतरीन दे दिए हैं। चाहे मसला बिहार का हो या बंगाल का हो, रिजल्ट भी शानदार दिए हैं। तो मानी हुई बात है कि अब अगला जो ब्लूप्रिंट है, अगला जो मसौदा है, उस मसौदे में 3 सूबे हैं, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है। तब जब भारतीय जनता पार्टी की दो सीटें थी, और तब जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 3 बार और उत्तर प्रदेश में भी 2 बार नहीं, अब तीसरी बार सरकार बनाने की मंशा रखी है। जी। उसी तैयारी से नितिन नवीन आए हैं। और मसला जब एनडीए का हो, मसला जब सहयोगियों का हो, तो उनको साथ लेना जरूरी भी है। और यही कुछ रणनीति लेकर नितिन नवीन आए हैं। 100% जरूर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नितिन नवीन ही मेरे बॉस हैं। लेकिन ये नई भाजपा है, ये 2014 के बाद एक नया आकार ले चुकी भाजपा है, जिसमें संगठन जो है वो नीचे हो गया है और चेहरा बहुत बड़ा हो गया है। हालांकि सभी कहते हैं कि मैं भाजपा का कार्य करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन चुका है। वो नरेंद्र मोदी, वो अमित शाह, जो उनके सुपर रणनीतिकार हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने अपने चाणक्य को भेजा है कि जाओ और वहां पर जाकर 2 दिन में मथो, विधायकों की सुनो, सांसदों की सुनो, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की सुनो, और सबसे ज्यादा सुनो अपने सहयोगी दलों की। जाओ और तय करो, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, और ताकि सुनने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सके कि हमारे सहयोगी दल क्या चाहते हैं। ग्राउंड जीरो पर घूमने वाला, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा विधायक क्या सोच रहा है, सांसदों की रिपोर्ट क्या है अपने विधायकों के बारे में, ये सारी चीजें देखते देखते ये रणनीति तय होगी। उसी के हिसाब से अगले 2 दिन में एक नतीजा आएगा, और इन 2 दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो ये ब्लूप्रिंट बनेगा,
वो धीमे 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 आपको मैदान पर उतरता दिखाई देगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से नितिन नवीन का आगमन हुआ, उनसे पहले बीएल संतोष लैंड कर चुके थे लखनऊ में, और उनको रिसीव करने धर्मपाल सिंह, पंकज चौधरी, हरीश द्विवेदी गए थे एयरपोर्ट। उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए। बीएल संतोष पहले से ही पार्टी के दफ्तर पर मौजूद थे, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे थे, क्योंकि पदाधिकारियों के साथ नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी पहली बैठक यूपी के पदाधिकारियों के साथ थी, तो सब कुछ देख रहे थे। और ये जो पसीना आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ ये जो सफेदी, ये जो सब ये सब आपका पसीना है। जी जी जी, ये पसीना बता रहा है जी कि आपने आज हजारों की उस भीड़ में जी कैमरा और माइक लेके जो आवाज बुलंद की है, जो कैमरे में शॉट लिया है, जो लगातार आप सवेरे से खबरें, तो वो कमीज आपकी अखबार बन गई है। वो कमीज आपकी स्क्रिप्ट बन गई है, जिसपे पसीने की स्याही से आपने लिख दिया है कि आज हमने मेहनत की और ग्राउंड जीरो पे रह के जाकर देखा कि कैसे स्वागत की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक, एक एक एमएलसीज, एक एक जो कार्यकर्ता है, उनको लगाया गया था। और एयरपोर्ट से लेकर, मैं तो एयरपोर्ट पर सुबह पहुंच गया था और एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा ले रहा था। सरोजनी नगर विधानसभा में एयरपोर्ट पड़ता है, तो राजेश्वर सिंह की जो टीम थी वो एयरपोर्ट की पूरी कमान संभाली हुई थी। कैसे लोग जाएंगे, पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक जो विधायक हैं, वो जो पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री, बड़े जो मंत्रिमंडल के जो साथी हैं मुख्यमंत्री के, चाहे वो शाही हों, स्वतंत्र देव सिंह हों, AK शर्मा हों, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक तो जाएंगे ही, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। एलाइज भी, संजय निषाद और जो गठबंधन के लोग हैं वो मौजूद वहां पर। तो वहां ये देखने को मिला कि जब एयरपोर्ट पर उतरे नितिन नवीन, और नितिन नवीन वहां से उतरकर जब रथ पर सवार होकर पंकज चौधरी के साथ निकले, तो फिर राजेश्वर सिंह ने उनका स्वागत किया। नितिन नवीन ने उनके ऊपर अपना गमछा जो पहने हुए थे, माँ भगवती की कोई का गमछा था, उसको ऐसे लपेटते हुए राजेश्वर सिंह पर दूर तक फेंका, और फिर उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें लपेट लिया, और लपेटने के बाद राजेश्वर के गले में पहना दिया। उत्साहित राजेश्वर जो गुलदस्ता लेकर मंच पर खड़े थे, मंच से कूद पड़ते हैं और नितिन नवीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर चल देते हैं। आगे जैसे ही हैं, परिवहन मंत्री के तौर पर दयाशंकर सिंह जो उनके साथी रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं नितिन नवीन को कि प्रणाम प्रणाम, ऊपर से देख के दोनों मुस्कुराते हैं। तब तक मैं भी थाम लेता हूं कि भाई आप बताओ, नितिन नवीन जो आपके मित्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहां पर आए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है। मुझे आज भी याद है मनोज जी कि जब दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह सरोजनी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी 2017 में, तो नितिन नवीन आशियाना में एक घर था पिकेडली होटल के बगल में, जो स्वाति सिंह का कार्यालय बनाया गया था। वो एक मंजिला घर था और किसी का था, किराए पर लिया गया था वो घर, और उस घर में 2 कमरे थे और फिर छत था, छत के ऊपर पूरा खुला था। बहुत ही सामान्य, अति सामान्य वो मकान था, उसे लिया गया था। और नितिन नवीन सरोजनी नगर विधानसभा के प्रभारी के तौर पर बैठकर उस कमरे में बल्ब के नीचे बैठकर सरोजनी नगर की समीक्षा करते थे। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, कमाल की पार्टी है। अगर किसी को भाग्य पर भरोसा ना हो, नितिन नवीन को देख ले। नितिन नवीन 2017 के चुनाव में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह के विधानसभा चुनाव के प्रभारी के तौर पर विधानसभा सरोजनी नगर में पिकेडली होटल के बगल में कार्यालय जो स्वाति सिंह का था, उसमें एक कमरे में बैठकर महीने भर रणनीति बनाते रहे, और वो चुनाव स्वाति सिंह जीती। अनुराग यादव जो धर्मेंद्र यादव के सगे बड़े भाई हैं, यादव और सैफई परिवार के, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हार होती है। और वो रणनीति किसने बनाई? वो नितिन नवीन ने बनाई। तो मैंने वो पूरा विजुअल जो सरोजनी नगर की विधानसभा, वो 2017 का दृश्य, वो दयाशंकर सिंह का वो पूरा दृश्य मेरे आंखों के सामने तैर गया। वही सरोजनी नगर की धरती थी जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उतर रहे थे और सड़क पर इंतजार कर रहे थे दयाशंकर सिंह हाथ हिलाकर कि अभिनंदन कर सकें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
केशव मौर्य पाठक से लेकर कौन नहीं था जो उनका स्वागत कर रहा था और खुश गदगद नितिन नवीन सहयोगियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़े तो एक एक विधायक की ड्यूटी लगाई गई थी। चारबाग, आलमबाग बस अड्डे पर रोहित मिश्रा जो युवा मोर्चा का नया नया अध्यक्ष बने हैं, उनकी ड्यूटी, कौन था जिसकी ड्यूटी नहीं थी। फिर जैसे ही नितिन नवीन पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचते हैं। फिर बीएल संतोष उनका इंतजार करते हैं, धर्मपाल इंतजार कर रहे थे। जो महिला मोर्चा की जो नेता हैं वो हाथों में गुलदस्ता, फूल, अक्षत, माला, रोरी सब लेकर इंतजार कर रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचते हैं हो पूरा धूम धड़ाके के साथ वहां पर लगता रहा कि गेट ही टूट जाएगा। वहां पे नीरज सिंह जो प्रभारी, नीरज सिंह जो राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, नीरज सिंह को इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। नीरज सिंह तमाम जो विधायक यहां थे, जो कौन कहां रहेगा, कैसे इस आयोजन को भव्य और बड़ा और एक दिखाने वाला आयोजन बनाया जा सके, उसकी जिम्मेदारी नीरज सिंह को दी गई थी। नीरज सिंह ने अपनी पूरी टीम लगा के रखी थी। जो विधायक यहां थे उन्होंने अपनी टीम लगा के रखी थी। और अब संगठन के साथ उनकी बैठक के बाद ताज होटल में पार्टी के सारे विधायकों के साथ बैठक है। बीएल संतोष, योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन की, पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे, धर्मपाल, पंकज चौधरी। आप सोचिए कि ताज होटल में ये बैठक हो रही है और इस होटल में बैठक करके उन विधायकों को जिनको 2027 में लड़ना है या जिनका टिकट कटना है, आपने कहा ना, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उनकी समीक्षा होगी, उनको बताया जाएगा, उनका परिचय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। तो वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो एलाइज हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो उनके एलाइज हैं, माने भारतीय जनता पार्टी के जो एलाइज हैं, जो संगठन में, जो उनके गठन में और उनके साथ जो हैं, चाहे वो निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे और भी कोई छोटे दल हो, चाहे वो आरएलडी के जयंत चौधरी हो, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े भाई के तौर पर एक साथ एक छतरी के नीचे इकट्ठा कर लिया है। और वो एक सुर में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर विपक्ष पर हमलावर हैं। वो आपको राजभर और निषाद के ट्वीट के जरिए, एक्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और उनके स्टेटमेंट के जरिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लगातार हमलावर हैं। लेकिन विपक्ष, इंडिया गठबंधन जो राष्ट्र का जो सबसे बड़ा की पार्टी है, इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी की, और इस प्रदेश की जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की, उनके बीच में क्या चल रहा है? वो क्या चंद्रशेखर रावण से समझौता करेंगे? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से समझौता करेंगे? वो क्या ओवैसी से समझौता करेंगे? आखिर क्या आरएलडी को फिर वो एक बार साथ लाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अस्पष्ट है ना। तभी तो 200 सीटों की मांग हो रही है। देखिए, अस्पष्टता तो अभी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अभी कांग्रेस और समाजवादी ने अपने गठबंधन का ऐलान नहीं किया। ये ऐलान तब तक नहीं होगा जब तक अक्रॉस द टेबल बैठ के सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। एक नीतिगत तौर पर जो अंदर खाने की खबर है, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से छन कर आती है, उससे ये पता चलता है कि लगभग 40-50 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी। लेकिन नए प्रभारी जैसे ही बनते हैं गौतम, वो कहते हैं 200 से ज्यादा, मतलब 200 सीटों से कम तो हम राजी नहीं होंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति में लगी हुई है। वो 2-3 रैलियां कर चुकी है, ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित कर चुकी है कि हमारे यहाँ आइए, हम आपकी वजह से ही जीते थे, हम आपको फिर सबसे ज्यादा इज्जत देंगे। कांग्रेस में अजब सा एक डायलेमा दिखता है, और मुझे डायलेमा से ज्यादा वहां पे हैफजर्ड कंफ्यूजन दिखाई देता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम पीडीए के फार्मूले को मिलकर साकार करेंगे अखिलेश यादव के साथ। इमरान मसूद कहते हैं कि वो अखिलेश यादव क्यों गए ममता बनर्जी के पास, उनको जानने की जरूरत क्या है। वो साफ कहते हैं कि अखिलेश यादव से आमने सामने होकर वो नमस्ते कर देते हैं, हम नमस्ते कर देते हैं। हमारा दिल मुलायम सिंह से मिला था, शिवपाल चाचा जो हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन अखिलेश यादव से केवल दुआ सलाम है। अरे भाई,
तुम्हारा सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी अखिलेश यादव का हाथ पकड़ कर चल रहा है, तुम यहां बैठ के पश्चिम में बैठ के रोज एक नई बयानबाजी कर देते हो। अब इससे क्या खड़मंडल मचेगा मुझे नहीं पता। दूसरी बात आती है नए प्रभारी की, जिन्होंने कह दिया कि भाई हम 200 सीटों से कम पर बात नहीं करेंगे। नहीं बात करोगे तो बात कैसे बनेगी? यहाँ पे नितिन नवीन आ गए हैं, आपने पूरा जलसा बता दिया है। जलसा तो होना ही है। ये जलसा, ये तोरण द्वार, ये फूल मालाएं, ये हजारों का स्वागत, ये ढोल, ये गमछा उठाकर फेंकना, ये सब कुछ चलेगा। अंदर क्या तय होगा? वो जो विधायक बैठा है अंदर, इसमें कितना विधायक है जो इस बार टिकट नहीं पाएगा, ये तय करना है। और अगर वो टिकट नहीं पाएगा तो क्या गद्दारी करेगा फील्ड पर? इस बात पर ध्यान देना होगा। मुझे लगता है ये मुख्य बिंदु होगा। जिनकी टिकट रिपीट होनी है उन लोगों से ये पूछा जाना है कि भाई तुमने उनके साथ क्या किया जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वेल में कूदकर हल्ला बोला था। उस विधायक से बात होगी बुंदेलखंड के, जिसने स्वतंत्र देव सिंह को रास्ते में रोक लिया था। होगी 100% होगी कि तुमने, भाई अनुशासन था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, स्वतंत्र देव ने कोई कार्रवाई मांगी भी नहीं। वो कैसे हो गया? कोई विधायक, कोई सांसद कैसे अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहा है? कैसे ब्राह्मण विधायक उठते हैं और कहते हैं ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दी जा रही, सरकार के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं। वो कैसे बैठक कर लेते हैं? क्यों जरूरत पड़ती है कुर्मी, धोबी, ठाकुर, इन सब लोगों को अलग अलग बैठक करने की और ये मांग करने की कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये वो मांग करता है। अब इसके बीच में बचते हैं आपके संगठन। तो ये संगठन में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो, इस पिक्चर से ज्यादा बड़ी पिक्चर मैं 2 महीने 1.5 महीने पहले देख चुका हूं। वो पिक्चर थी जब शुभेंदु अधिकारी झालमुड़ी बना के खिला रहे थे और नरेंद्र मोदी इन्हीं तीनों को झालमुड़ी परोस रहे जी। तो नरेंद्र मोदी की नजर में है एक पिक्चर क्लियर कि उनको यूपी का क्या करना है। ऐसे में विपक्षियों ने, एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म का नाम है टॉक्सिक। ये फिल्म उसकी है, मैं नाम भूल गया एक्टर का, जो केजीएफ में हीरो था। केजीएफ में हीरो था, एकदम से मेरे दिमाग से नाम उतर गया। वो हीरो था जो रामायण आ रही उसमें रावण बना है वो। तो टॉक्सिक जो थी वो पहले धुरंधर के साथ रिलीज हो रही थी, फिर अचानक टॉक्सिक ने यश हीरो का नाम है यश। तो टॉक्सिक फिल्म जो आ रही है पकड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, एफएम पकड़ लेता है। अरे क्या बात है, आप इतनी मेहनत करते हैं। तो यश की वो फिल्म टॉक्सिक पहले धुरंधर के साथ रिलीज हो रही थी। अच्छा, आगे बढ़ा दी गई। उनका सिक्स सेंस बोल गया कि ये अलग कुछ होने जा रहा है। उन्होंने आगे बढ़ा दी, दोबारा फिर आगे बढ़ा दी, तिबारा फिर आगे बढ़ा दी। अब वो ला रहे हैं, अब उनका ट्रेलर आ गया है, एक नया ट्रेलर आ गया है। अब संभवतः वो आसपास रिलीज करेंगे अभी 1-1.5 महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि टॉक्सिक के अंदाज में क्या विपक्ष भी लगातार अपनी लॉन्चिंग टालता जा रहा है? उसको क्या धुरंधर 1 और धुरंधर 2 का खतरा लग रहा है? क्या नितिन नवीन का आना धुरंधर 1 है? क्या इसके बाद अमित शाह या नरेंद्र मोदी आ गए तो क्या वो धुरंधर 2 होगा? तो टॉक्सिक अपनी रिलीज कब तक रोकेगा, कब तक पोस्टपोन करता जाएगा उसको? तो विपक्ष को कुछ ना कुछ रोज करते रहना चाहिए। नहीं हो तो राहुल गांधी लखनऊ आए, अखिलेश यादव के साथ एक बैठक करें, जाए और कम से कम एक न्यूज बम तो होना चाहिए। होगा, जरूर होगा न्यूज बम। हाँ। और ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमारी न्यूज नहीं चलाती मीडिया, अरे आप कुछ करोगे तो चलेगा ना। अरे रोज बैठ के चलाते हैं यहाँ आपकी खबर, रोज चलाते हैं आपकी खबर, हर हाल में आपकी खबर। भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मिलन होगा, कौन नहीं खबर चला? अरे यहाँ रोज इल्जाम लगता है कि वीरेश पांडे, मनोज रायन त्रिपाठी एक दिन भाजपा के होते हैं, एक दिन कांग्रेस के होते हैं, कभी सपा के हो जाते हैं। खैर चलिए, ये आरोप लगते रहते, हम अपनी बात कहेंगे। तो विपक्ष देर करेगा तो विपक्ष की देरी बताएंगे, और विपक्ष हावी होकर नए हथियार के साथ, बेहतरीन रणनीति के साथ आएगा तो विपक्ष की बात करेंगे, जो बात होगी वो बात करेंगे। हाँ, एक बहुत अच्छा किस्सा हुआ अभी मेरे साथ।
किस्सा ये हुआ कि चला आ रहा था तो पूरा लोहिया पर, पूरा लखनऊ जो है होर्डिंग और बैनर से पटा पड़ा है। एक जगह लिखा था, भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी की नगरी में नितिन नवीन का स्वागत करते हैं। वाह। अब इस पोस्टर को देखने के बाद क्या हुआ, ये वीरेश जी से पहले बात करने के बाद बताऊंगा, तब तक बने रहिए। और अब वीरेश जी से पूछते हैं, संगठन में अंदर जो बैठक चल रही है वीरेश जी, उसकी क्या इनर मिले हैं आपको? देखिए, जो जानकारी मिली है वो पहले रोड मैप धर्मपाल सिंह, पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में तय हो गया। तय ये हुआ कि जो नए पदाधिकारी और नए संगठन के लोग बैठे हैं, जो बने हैं, वो कैसे इस 2027 के चुनाव के लिए काम करेंगे, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। कोई भी सरकार 10 साल अगर रहती है तो सरकार की बातों को बताने के लिए बहुत मुश्किलों से लोगों को समझाया जाता है। ये एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी, और इस चुनौती का सामना करने के लिए जो पदाधिकारी हैं वो अपने सोर्सेज से, अपनी ताकत से घुल मिलकर कैसे भारतीय जनता पार्टी को फिर रगों तक पहुंचाए, फिर कैसे बूथ लेवल पर लोगों को कनेक्ट करें, कैसे उनके मतदाता निकालें। क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो नेता थे, वो कुछ शिथिल हुए थे। उनके अंदर एक उदासी और एक मतलब नाउमीदी थी, इसलिए उन्होंने लापरवाही की थी और उसका नतीजा भुगत गए। ये लापरवाही फिर से न हो 2027 में। ये गठन, ये संगठन, ये बात, ये चिट, ये पदाधिकारियों के साथ बैठक, ये विधायकों के साथ बैठक, ये सब उसका लबो-लुआब है। बहुत 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 बेहतरीन मुद्दा। मेरे मुस्कुराहट भी इसलिए आ गई कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये सोर्सेज से आप तक ये बात पहुंचेगी कि 2024 का जो झंझट था, 2024 में जिस तरह उत्तर प्रदेश से भाजपा को मात खानी पड़ी, एनडीए की सरकार का बिल्ला लगाना पड़ा, बैनर लगाना पड़ा, होर्डिंग लगाना पड़ा, वरना अब हर बार मोदी सरकार थी, इस बार एनडीए सरकार थी। उस झंझट से कैसे निपटना है? कौन थे वो लोग जो घर से नहीं निकले? कौन थे वो पदाधिकारी? कौन थे वो विधायक? कौन थे वो सांसद उस वक्त के, निवर्तमान की बात कर रहा हूं, जिन्होंने शिथिलता बरती, या वो पार्टी की भीतरी सिर फुटौल की वजह से निष्क्रिय थे? क्या उन्हें किसी ने, उनका रिमोट किसी और के पास था जो उनको रिमोट दबा के म्यूट कर रहा था? क्या उनका कोई चैनल बदल रहा था? क्या उनका कोई वॉल्यूम डाउन कर रहा था? ये सबसे बड़ा शोध होगा इस पूरी बैठक का। अब मैं आता हूं अपनी बात पर। तो वो जो होर्डिंग लगी थी, उस होर्डिंग में लिखा था, भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की नगरी में नितिन नवीन जी का स्वागत है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान राम की भाई की नगरी में आज नितिन नवीन जी आए हैं, क्या लक्ष्मण की इस नगरी में, राम नगरी में जो मंदिर बना है, उसके चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठेगा कि नहीं? नहीं उठेगा। नहीं उठेगा? नहीं उठेगा। इसका कोई असर नहीं होने जा रहा है? नहीं, असर होगा। उस असर की काट कैसे होगी, उसकी रणनीति दिल्ली में बनेगी। उसकी रणनीति दिल्ली में बनेगी। यहां पर फीडबैक नहीं लिया जाएगा? इसका फीडबैक ये है, आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ, ये सब चीजें जो केंद्र से निर्धारित हो रही हैं ना, वो चीजें जो वहां से चल रही हैं, ट्रस्ट है, चाहे बाकी सब चीजें हैं, ये बहुत, जो एसआईटी है और उसकी मांग संघ ने भी कर दी है ना कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये निश्चित रूप से जो पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है उसमें इस मुद्दे को उठाया जाए या न उठाया जाए, लेकिन विधायकों के साथ जो बैठक है उस बैठक में इसे जरूर उठाया जाएगा। मैंने ये बात इसलिए उठाई है जी कि होर्डिंग देख के मुझको नजर आया, चंपतरा एंड कंपनी का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, या छोटी मछलियां जेल भेज के खत्म हो जाएगा। पहले ही चंदा चोरी हो गया, उसके बाद पुलिस ने चंदा बरामद कर लिया, 80-90 लाख रुपए बरामद हो गए, बाद में एसआईटी गठित हुई, एसआईटी का कुछ हुआ ही नहीं, फिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई, और अब मकसद ये, अब मुद्दा ये आ गया कि उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन 6 तारीख की बैठक में, जो बैठक होगी ट्रस्ट की, उसमें तय होगा कि क्या होगा।
मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि जिन्होंने सबसे पहले बाइट दी थी, सबसे पहले बयान दिया था, उनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो राम मंदिर आंदोलन में उस वक्त साथ थे। उन्होंने कहा था बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, मैं जुबान खोलूंगा तो मेरे लिए बात खराब हो जाएगी। उन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 4 साल से, जब से मंदिर बना है, मंदिर नहीं गया। और जब कोई नहीं बोला था संसार में, 4 साल पहले बोल चुका हूँ। और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। और जो 4 साल पहले कह दिया, इसलिए उस नाराजगी में, उस वजह से मैं जब से मंदिर का देवार्पण हुआ, मैं उस मंदिर नहीं गया हूं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या विनय कटियार जो लगातार बयान दे रहे हैं, क्या संघ ने इसको कहा है कि हम इसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं और जो दोषी होगा उसको दोष दिया जाएगा। आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नितिन नवीन के आगमन पे कहीं भी डिस्कस ही नहीं होगा? नहीं होगा, विधायकों की बैठक में होगा। इसमें फीडबैक लिया जाएगा, निश्चित रूप से। इसका तोड़ संघ तय करेगा या जिसके सामने चुनाव है, यानी भारतीय जनता पार्टी, वो तय करेगी? संघ करेगा। और जो संघ करेगा वो बीजेपी को स्वीकार्य होगा। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा ना, बहुत बच के सरकार काम कर रही है, बहुत बच के बीजेपी बोल रही है। आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता इस पे बोलते नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। तो कहीं से ऑर्डर है उनको कि नहीं बोलना है। अभी चूंकि ये धर्म का मामला, आस्था का मामला है, और संघ ने भी स्पष्ट कर दिया है, दत्तात्रेय होसबोले ने बोल दिया कि धर्म और संस्कृति को, सनातन को बदनाम करने की जो साजिश है, इस पे जरा धैर्य रखने की कोशिश कीजिए और सब चीजें स्पष्ट होंगी और कड़ी से कड़ी सजा। इस संघ और सनातन को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। बदनाम तो उसमें उन्होंने बोला नहीं, ठीक है, वो मैंने देखा। लेकिन संघ और सनातन को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। बदनामी तो उस मंदिर में जो ट्रस्ट काम कर रही है, उसने जो कर्मचारी खुद अपने लगाए हुए वो कर रहे हैं। और अगर आपकी निगरानी में वो हो रहा है, आपको मालूम था कि हो रहा है, आपने 90 लाख रुपए 80 लाख बरामद भी करा दिया। देखिए, मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा देश का ये है, क्योंकि एक लंबे समय तक, करीबन 200 साल तक, ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं आस्था पे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान राम की आस्था पे सवाल नहीं कर रहा हूं, उस आस्था को संभालने वाली व्यवस्था पर सवाल कर रहा हूं कि वो व्यवस्था, वो दीमक है। उस दीमक में उनका पेस्ट कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, बात इस पे हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन दूध पानी ही बचा है, मलाई लोग खा चुके हैं। एक बार इन्हीं की वजह से अयोध्या की सीट चोरी हो चुकी है, इस बार चढ़ावा चोरी हो चुका है। अब 2027 का चुनाव है और 2024 में आप गच्चा खा चुके हैं। लिहाजा ये मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, या विमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर मंथन करना होगा। विपक्ष, मैंने आपको बता दिया कि विपक्ष तो टॉक्सिक की तरह हो गया है, लगातार पोस्टपोन करता जा रहा है कि उसको करना क्या है। लेकिन क्या ये इन मुद्दों को पोस्टपोन कर देंगे? क्या इन मुद्दों को टाल देंगे या इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं? निश्चित। देखिए, जब ये नितिन नवीन आए हैं और पहली संगठनात्मक बैठक है उनकी, इस प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, जाहिर सी बात है कि बड़े फ्रंट पे भले ना हो, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बात नहीं 200% करेंगे? धर्मपाल सिंह, पंकज चौधरी और केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक से, कोर ग्रुप से नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जाहिर सी बात है। इस समस्या का समाधान, चूंकि बहुत बड़ा मसला है, जब दत्तात्रेय होसबोले जो नंबर 2 के संघ में है, मोहन भागवत के बाद, उनका स्टेटमेंट, मोहन भागवत ने भी राम राम कर दिया है। उनके स्टेटमेंट के बाद तो अब चीजें संघ और मोदी और अमित शाह के बीच में है। तो अब वो चीजें, चूंकि पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी के कैसे चुनाव लड़ना है, तो तय तो मोदी और अमित शाह जी को करना है। जी, तो उनको करना है। और संघ में दत्तात्रेय होसबोले नंबर 2 के हैं। आपको लगता है विपक्ष इसको मुद्दे की तरह कैश कर रहा है? विपक्ष मुद्दे की तरह करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा जब मुद्दा मिलेगा। लेकिन बात मनोज जी यहाँ पे ये है कि कल हम यही बात कर रहे थे भाई, जब आपस में विपक्ष सिर फुटौल की स्थिति में है, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, जब विभीषण ही बने हुए हैं,
भाई आप सोचिए कि गौतम कह रहे हैं कि 200 सीट चाहिए, अजय राय कह रहे हैं 200 सीट चाहिए, किशोरी लाल शर्मा कह रहे हैं 200 सीट चाहिए, इमरान मसूद कह रहे हैं 200 सीट चाहिए, सबको 200 सीट चाहिए और आपस में सिर्फ आपको क्या लगता है राम मंदिर आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो, अकेले अखिलेश यादव लड़ लेंगे भाजपा से? ना, अकेले कांग्रेस लड़ लेगी? बिल्कुल नहीं, बड़ा वाला ना, बहन जी लड़ लेंगी अकेले? सुपर बड़ा वाला ना। तो जब कोई अकेले नहीं लड़ पाएगा साहब, और दुकेले हो नहीं पा रहे हैं, अकेले लड़ नहीं पाएंगे और दुकेले हो नहीं पा रहे हैं, आपस में सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि 200 सीट चाहिए, 3 दे देंगे अखिलेश यादव को, 3 दे देंगे। ओवैसी से गठबंधन होगा कि नहीं होगा पता ही नहीं। हाँ, चंद्रशेखर रावण आएंगे कि नहीं, बहन जी को बुलाने की कोशिश राहुल जी कर रहे हैं, वो आएंगे कि नहीं? तो साहब जब भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत है, चाहे मुद्दा उसके पास राम मंदिर हो चाहे कोई हो, आपस में सिर्फ फुटौल है तो लड़ लोगे? ठीक बात है। मुद्दा तो होगा, लेकिन मुद्दा की काट जो है, अब क्रिकेट की भाषा में अगर आप बताना चाहेंगे तो उसको कैसे कहेंगे? आप यही कहना कि सामने एक बैट्समैन विवियन रिचर्ड्स खड़ा है, हर गेंद को च्युइंगम चबाते हुए छक्का में तब्दील कर देता बिना है, हेलमेट, अब बिना हेलमेट के मारता है, आती हुई गेंद और मारता है टक से 6, और उसके बाद से आर्म गार्ड भी नहीं लगाता करता है, और फिर एक गेंद आती है, फिर एक उठा के छक्का मारता और एफर्टलेसली और मारता, तभी तो च्युइंगम चबाता है वो। भाई याद होगा ना, आप कर रहा है अपना। तो भारतीय जनता पार्टी विवियन रिचर्ड्स है साहब, और आप उसके सामने लूज गेंद फेंकोगे और आपस में बिखरे हुए हो चारों तरफ, कैसे लड़ लोगे? अभी आप कोई कहेगा, कमेंट करेगा कि वो तो पाणे तो ऐसे कह रहा था। अरे भाई पाणे क्या कह रहा था? जब गौतम से पूछो ना, अजय राय से पूछो, कांग्रेस से पूछो, राहुल गांधी से पूछो, इमरान मसूद से पूछो, प्रियंका गांधी से पूछो, सोनिया गांधी से पूछो, पाणे से क्या पूछोगे? आपस में लड़ रहे हो, 403 सीट है, 203 तुम दे दोगे। देखिए जब 17 में 100 सीट के लगभग दी गई थी कांग्रेस को, तब तो तुम 2 लड़के लड़ ना पाए थे। अब लड़के बड़े हो गए हैं, तो 24 के दम पे, जो 24 में अवधेश जीत गए और सब जीत गए, तो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है उसने तैयारी नहीं की होगी। देखिए, जब पाणे और त्रिपाठी जब मिल के आपस में बात बतंगड़ करते हैं, तो जिस मुद्दे पे आप बात कर लीजिए, सवाल पूछने वाले पाणे और त्रिपाठी से ही पूछे। अब अपना सर इधर लाइए, लाइए, मेरे सर से टकराइए। अब ये सर हमारा आपका तब फुटौल हुआ जब हमने सर मिला लिया, फिर हम पटकेंगे। अभी तो सर नहीं एक है, फुटौल कहां से करेंगे? बैठे बैठे सब अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। 2 और 1 का आंकड़ा कांग्रेस में घूम रही है। सर मैं एक बात कह रहा हूं, आपने कहा ना कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव तय कर लेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बहुत मित्रता है, और राहुल गांधी ने कहा, ट्वीट कर दिया अखिलेश यादव के जन्मदिन पे कि भाई हम मिलकर लड़ेंगे। अरे साहब ठीक है, हम और आप एक घर के मुखिया हैं, ठीक? ये किसकी भाषा हुई? नहीं, हमारे जो कैमरामैन हैं, और मान लीजिए हम लोग बॉस हों अपने अपने घरों के, हमारे कैमरामैन में हमारी पत्नियां, हमारे घर के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हों, तो माहौल खराब होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जनता कंफ्यूज्ड होती है कि नहीं होती? जनता कंफ्यूज्ड ही है। मतदाता कंफ्यूज्ड है कि नहीं? इंडिया का, हाँ, है। इंडिया माने इंडिया गठबंधन का। हाँ, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन का लो, इंडिया गठबंधन होता है कि नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल। जब आपस में आपने किसी को प्रभारी बनाया, किसी को प्रवक्ता बनाया, किसी को अध्यक्ष बनाया, वो ठीक है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव तय कर लेंगे, लेकिन आपस में जब ये जो माहौल लड़ रहे हैं, तो उससे मन खराब होता है कि नहीं होता? अरे और क्या, रोज इमरान मसूद डुग्गी लेके सुनो सुनो सुनो, तो ये बताइए, अखिलेश यादव की ये बुराई सुनो। तो ये बताइए, जो मन खराब होगा तो मतदान पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मतदान पर ही असर पड़ेगा। तो जब असर पड़ेगा तो बाबा जी का ठुल्लू, जीतोगे क्या? बस बिल्कुल सही बात है। वही बात हो रही है कि ये लोग आपस में अभी तक क्यों तय नहीं कर पा रहे, और बीच बीच में कौन से भोपू फिट कर दिए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अभी कांग्रेस ने 200 सीटें मांग ली हैं। अरे जो मतदाता है, अरे मांगा था 200 सीटें, अब उनका अलग है, कभी होता है 50 सीटें। ऐसे ही पहले भी हुआ था, किरण महेंद्र ने कहा नहीं होगा, जाइए, खत्म हो गई थी कांग्रेस, फिर बाद में मिली। ये ऐन वक्त पर, अब जब आप चुनाव की चौखट पर खड़े हैं, एक अंदर की खबर आ रही है, अभी हम नॉट श्योर कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। अगर नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे तो आप जुलाई में तो यार अभी खड़े हो,
अच्छा सर, इसी पे तो सवाल, कैसे, कब करोगे गठबंधन, कब क्या होगी बात? अच्छा सर, इस पर तय नहीं कर पा रहे। एक मिनट मुझे बात जी। एक मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए। और जो हम लोग कह रहे हैं ना, जो लगातार बात कर रहे हैं विपक्ष की, उसमें एक बात बता दो, इंडिया गठबंधन का जब मंच सजता है ना, तो उसमें शरद पवार की बेटी भी होती है। शरद पवार चूंकि स्वास्थ्य गड़बड़ है, ममता बनर्जी भी होती है, उसमें आकर राहुल गांधी भी होते हैं, अखिलेश यादव भी होते हैं। लेकिन जब बंगाल का चुनाव चल रहा होता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ध्रुवीकरण फैलाया है, भ्रष्टाचार किया है। जब वो पंजाब जाते हैं, जो मंच पे इंडिया गठबंधन के अरविंद केजरीवाल बैठे होते हैं, जब वो पंजाब जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का आरोपी कहते हैं। तो ये है इंडिया गठबंधन, जिसमें इसको कहते हैं मेढक तोलना। छह मेढक रखे, चौथा कूद गया, चौथा उठा के रखे, तब तक तीसरा कूद गया, तोलते रहिए मेढक। अरे यहां पर वीरेश जी सवेरे पसीना बहा के सफेद कर लिए, कमीज कवर कर रहे हैं। आप कब कवरेज का मौका देंगे महाराज? करिए, जो करना करिए, नहीं करना नहीं करिए, अपने दम पे लड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पब्लिक को कंफ्यूज मत। अरे सर, आपको बताऊं, पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों से पूछते हैं, भैया ये गठबंधनवा कब हुई, भैया कितना कांग्रेस ले, कांग्रेस वाले पूछते हैं, मैं हल्के में ले रहे हैं हमको, हल्के में ले रहे हैं। मुझे तो उस दिन आकर जब आपने कांग्रेस कार्यालय से मुझे बताया कि अरे 200 सीटें लेंगे, चलो ठीक बात है। दूसरी ज्यादा बड़ी बात थी कि अखिलेश यादव की हालत ममता बनर्जी से ज्यादा खराब कर देंगे। अरे तुमने की है, कांग्रेस कर क्या ही ममता बनर्जी का हाल बंगाल में। अरे भाजपा ने हराया है आपको, भाजपा को हराना, अखिलेश यादव को ममता बनर्जी के जैसा हाल करके आप क्या जीत लोगे? अच्छा सुनिए, हल्के में समझे हमको, राहुल जी हल्के, राष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ है, ठीक है, हाँ लड़ रहे हैं मोदी, अरे भाई ठीक है लड़ रहे हैं, लेकिन भैया कुछ तो व्यवहारिक बात कर लो। चलो 200 सीट पे लड़ाओगे कहाँ? अगर मैं गौतम से कह दूं कि अच्छा चलो गौतम जी आओ, कॉपी ले लो, पेन ले लो और आओ बैठो, हम भी यूपी में रहते हैं और एक एक सीट को जानते हैं, तुम्हारे एक एक नेता को जानते हैं, और तुम कहां मजबूत हो वहां भी जानते हैं, और तुमसे ज्यादा जानते हैं। ठीक बात है, तुम भले प्रभारी बन के आए हो लेकिन तुमसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे एसी में बैठते हो, इससे ज्यादा पसीना नहीं गिराते हो। ठीक बात है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बताओ कि तुम 50 सीट बताओ और कैंडिडेट बताओ, 50 सीट लिख दो और उसका नाम बता दो, जीतने विनिंग कैंडिडेट का नाम बता दो। अब मैं किसी दिन गौतम का इंटरव्यू करूंगा और कहूंगा गौतम से कि भैया गौतम जी आप प्रभारी बन के आए हो, 50-70 सीट का नाम बता दो, नाम बता दो। चलो ठीक है, नाम तो बताना मुश्किल है, कैंडिडेट बताओ, प्रभारी हो तो बन गया ना, लिस्ट बताओ कि कौन कौन विनिंग कैंडिडेट है। अरे अभी स्टडी नहीं होगी कहाँ कितना वोट है? अभी ये नहीं मालूम होगा कि कहाँ कितना दलित है, कितना पिछड़ा है, कितना अगड़ा है, कितना मुस्लिम है, ये नहीं मालूम होगा भैया। ये सब स्टडी करने के लिए प्रभारी आके बवाल ना करो। ये वैसे ही होगा कि जैसे जयंत मल्होत्रा नाम था उनका, टोपाज ब्लेड के मालिक, उनको काशीराम जी ले आए थे, लड़ाओ चुनाव। अरे ब्लेड है, बोट काट लोगे, टोपाज बना दोगे, नहीं हो पाएगा भैया। क्या हुआ था टोपाज? टोपाज ब्लेड था ना। तो हमारे कानपुर में इस बात को लेके कहावत भी है कि ये जयंत मल्होत्रा आए हैं और टोपाज लेके आए हैं। अच्छा, तो लोग कहता हाँ बना, मतलब ले चुके वोट, काट लेके जाएंगे, काट लेंगे। कुछ नहीं होता भाई, आप ऐसे बाहर से स्काई लैब की तिरो गिरोगे। अच्छा सर, एक सवाल, आप राज बब्बर थोड़े ना हो यार। वही तो, आप प्रियंका गांधी थोड़े ना हो जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दियोगे। आपको प्रियंका गांधी के नाम पर भीड़ आती है भाई। अरे आप हैं, ठीक है, मान लिया है। अरे प्रियंका गांधी है, कौन सा 22 में बहुत लड़की हूं लड़का कर ली, ठीक है, फिर भी भीड़ आई केवल देखने के लिए। फिर भी एक फेस है, फिर भी एक फेस है, तभी तो आप कहते हैं कि अरे तो मतलब लोग आते हैं, फेस है ना, तो फेस में लोग माहौल बन सकता है। भाई तो प्रियंका गांधी भी तो 22 में फेल होके गई हैं। बिल्कुल गई है, नहीं गई है फेल होके? बिल्कुल। अरे नहीं, होना ही होगा, आपके रनवे ही नहीं है भाई। प्रियंका गांधी फेल होके नहीं गई हैं क्या? 22 में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कितनी लड़ी? 2 लड़ी। हाँ ठीक है कि उन्होंने बड़ी ताकत शिद्दत के साथ 403 सीटों पे लड़ा दी। तो बात व्यवहारिकता की, मैं ये कह रहा हूं, आप बताओ कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव होना है, रेडिंग की भी अपने 403 लड़ाएगा। चलिए हम लोग तो
हमारा भी गठबंधन। 40 नहीं है, हाँ। गिनती में 40 का स्टाफ भी नहीं है। आप राष्ट्रीय, लेकिन हम 403 आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम कार्यकारी अध्यक्ष। संरक्षक। तो आप सोचो, मैं ये कह रहा हूं कि भैया नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है, जल्दी चुनाव होने वाला है, आपको कहीं कांग्रेस पार्टी की गतिविधि दिख रही है? नहीं, कोई गतिविधि नहीं है। गौतम के आने से वोट आ जाएगा? अरे वो कांग्रेस के एक दफ्तर में जाके, ये बताइए, गौतम के प्रेस कॉन्फ्रेंस से वोट हो जाएगा? हाँ, अजय राय लड़ाका दिखते हैं हमको। हाँ ठीक बात। अजय राय लड़ाका है, इसमें उनके जमीन पे लड़ने की उनकी ताकत है। अरे पुराने आदमी हाँ, हैं। और पुराने नरेंद्र मोदी की चुनौती दे चुके हैं, लड़ तो चुके ही हैं। अरे क्या लड़ के पसीना छुड़ा चुके। और इस बार तो बिल्कुल, हाँ, पसीना छुड़ा चुके भाई अजय राय, और ढंग से दम खम से लड़ने वाले आदमी है। और अजय राय एक मुख्तार अंसारी अजय राय के बारे में एक बात कहते थे। मुख्तार अंसारी अजय राय के बारे में एक बात कहते थे कि अपने दम पे घूमकर, लड़कर, चलकर, घूमकर, लड़कर, चलकर अपने को स्थापित करना हो तो अजय राय से सीखो। बताइए। मेरा दुश्मन है, मेरा विरोधी है अजय राय, लेकिन मैं उसकी कद्र करता हूं और तुम लोगों को यह बताता हूं कि अपने दम पर चलकर, लड़कर, भीड़कर, जाकर अपने को स्थापित किया है अजय राय ने, और 7 बार के ऊदल को हराया है। मुख्तार अंसारी अपने लोगों से कहते थे, मुख्तार अंसारी, मैं उसका गवाह हूं। मुख्तार अंसारी के पास एक बार मैं बैठा था, तो मुख्तार अंसारी ने बहुत सारी बातों को बताया, तो मुझे आज भी मेरे जहन में है। और अपने लोगों को वो बता रहे थे कि देखो, अजय राय मेरा विरोधी है, लेकिन विरोधियों से भी सीखो। उसने ऊदल को हरा दिया, 7 बार के ऊदल को हरा दिया, और निर्दल हरा दिया, निर्दल हरा दिया, केवल चल कर हरा दिया, पसीना गिरा के हरा दिया। तो अजय राय फाइटर है। इस बार प्रधानमंत्री, अरे बाप रे बाप, जीत का अंतर, अरे जीत का अंतर, एक चक्र में तो ऐसा था, अरे पूरी भाजपा वहां थी भाई साहब, बाप रे बाप। कुछ चक्र में आगे ही थे वो। कौन ऐसा जो रणनीतिकार भाजपा का नहीं है जो वहां बनारस में मौजूद नहीं था साहब, लेकिन अजय राय ने दिखाया ना, तो बात उसकी फाइटर है वो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या है, कुछ है। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष BL संतोष, योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग यहां मौजूद हैं, काम पे लग गए हैं, और इधर 200 चल रहा है। ये जुलाई है भैया, ये जुलाई में 200 चल रहा है। तो सितंबर में राहुल गांधी आएंगे, अक्टूबर में ताज होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अखिलेश यादव, जिसमें राहुल गांधी शेक हैंड करेंगे, हेलो माय फ्रेंड, एंड इस बार मैं इतने पे लड़ूंगा। तब तक चुनाव खत्म हो जाए भैया। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये रोज नया नया समीकरण बना के 250, 150, 250, 403 ये करके अगर आपको कवरेज मिलती रहेगी, हाइप मिलती रहेगी, तो माफ कीजिएगा, अक्रॉस द लाइन नीचे जो वोटर तक मैसेज जा रहा है उसमें लेट हो जाएंगे। और फिलहाल नितिन नवीन लखनऊ में है, BL संतोष लखनऊ में है, योगी आदित्यनाथ तो बदस्तूर है। तो 2 दिन बहुत ही सरगर्मी वाले रहेंगे, और 2 दिन के बाद ये जो कार्यकर्ता, ये पदाधिकारी, ये विधायक और ये जो सांसद है अपने अपने इलाकों में निकल जाएंगे, नई रणनीति लेंगे। ये 2 दिन नई रणनीति बनाएंगे, और आप 200 पे लड़ते रहिए। क्या बात है, बिल्कुल लड़ते रहिए, और तब तक सितंबर में, अक्टूबर में हाथ मिलाइए, फिर उसके बाद रथ पर सवार हो जाइए, और चाहे चप्पू चलाइए। लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी, इसलिए विपक्ष मजबूत रहे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस स्क्रीन को, बात बतंगड़ को देखने वाले देवरिया में, दिल्ली में, देश के कोने में विपक्ष के चाहने वाले हम लोगों की बात को समझ रहे होंगे कि सच में ये लोग आपसी सिरफुटअव्वल में अपनी गाड़ी छोड़ देंगे, और मायूस करेंगे उनको जो भाजपा से लड़ते हुए इनको देखना चाहते हैं। ठीक बात है ना? बिल्कुल।